नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट करेंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बजट से छूटने वाला नहीं है, जो कि आने वाले एग्जाम आरओ और एआरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और फैक्चुअल नेचर में पूछे जाते हैं और अच्छे खासे वेटेज रहता है। 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब आप जानते हैं, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और साथ में इसके उत्तर प्रदेश बजट करने के बाद में हम इसमें और देखेंगे जो उत्तर प्रदेश संबंधित स्कीमें हैं और जो करंट अफेयर था उसको देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्रॉनिकल मैगजीन है, उसी से लिया गया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो से जुड़े रहिएगा, अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, और ये वीडियो विश्वास दिलाता हूँ आपको करने के बाद में दूसरा कोई बजट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। 2025-26 का उत्तर प्रदेश का बजट, यूपी बजट 2025-26 का कुल आकार कितना था। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 80,87,036.6 करोड़ रुपए था लगभग। ठीक है, उसके बाद पिछले वर्ष तुलना में यह कितना वृद्धि दर्शाता है। तो जो पिछला बजट था 2023-24 का या 24-25 का जो बजट था, ठीक है, 24-25 का जो बजट था कितना परसेंट अधिक है इस बार का, तो 9.8% अधिक है। ठीक है, 9.8% अधिक बजट इस बार दिया गया है। ये ध्यान में रखेंगे स्पेशल में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना था, तो 20.5% था। ठीक है, पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना था, 20.5% था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2022-23 में कितना हो गया था, तो ये 45.9 हो गया था। कितना हो गया था, 45.9 हो गया था अप्रोक्स 6, मतलब लेकिन आप यही मानेंगे। पिछले 5 वर्षों में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना हो गया था, तो ये 19.3% हो गया था। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किन क्षेत्रों के कार्य योजनाएं लागू की गई हैं, तो ये कहाँ की है, कृषि और बुनियादी ढांचा है। वहाँ पे IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन और निवेश। ठीक है, तो इसमें फोकस करने की बात कही गई है यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए। बुनियादी ढांचा और शहरी विकास से संबंधित को देख लेते हैं। कितने नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कितने नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, 4 बनाए जाएंगे। ठीक है, 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, इस बजट में बताया गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, तो ये 22% किया गया है। कितना किया गया है, 22% किया गया है। कितने नगर निगमों में को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये 58 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। 2 राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये कितने की गई है, 400 करोड़ रुपए। ठीक है, 400 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। हरित सड़क अवसंरचना विकास के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो कितना है, 800 करोड़ है। ठीक है, 800 करोड़ है। शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना के लिए कितनी राशि का आवंटित किया गया है, तो 1000 करोड़। कितना किया गया है, 1000 करोड़ आवंटित किया गया है शहरी बाढ़ और वर्षा जल निकासी योजना के लिए। कान्हा गौशाला एवं आवास पशु आश्रय स्थलों के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो ये 450 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नई शहरी बुनियादी ढांचा सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो 50 करोड़। कितना, 50 करोड़। परिवहन और कनेक्टिविटी के लिए भी कुछ इसमें योजनाओं में, मतलब बजट में दिया गया है, उसको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बस बेड़े का विस्तार करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं परिवहन विभाग को। मध्यम श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कितनी की गई है, 100 करोड़। कितना, 100 करोड़। CM ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों के लिए कितनी राशि दी गई है, तो 50 करोड़। कितनी दी गई, 50 करोड़। आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का दौर है, तो इसमें चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वो निष्क्रिय एक तरह से रहेंगे, तो इसलिए 50 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह जगह पे दिया गया है। शिक्षा और कौशल विकास संबंधी देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। शिक्षा के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित हुआ है, तो लगभग 13%। ठीक है, 13% बजट का हिस्सा शिक्षा को दिया गया है इस बार। सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये
24 करोड़ किया गया है। कितना? 24 करोड़ किया गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। किन शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, जो कामकाजी महिलाएं हैं कौन से शहरों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? तो ये मुश्किल है, बनारस है या वाराणसी है, मेरठ है, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा। तो इन जगहों पे महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जो शहरों में काम करती हैं महिलाएं। अभी आपने देखा होगा लखनऊ में ही अभी एक महिला के साथ ऑटो में मतलब दुष्कर्म की घटना सामने आई है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए हैं। ठीक है, जो कामकाजी महिला हैं उनके लिए शहरों में भी रहने के लिए छात्रावास बनाया जाए ताकि उनको सेफ महसूस हो सके। और इससे भी पहले कई घटनाएं आ चुकी हैं, तो ये तो अभी रिसेंट की है, तो वही मैंने बता दिया। बाकी और भी ऐसी घटनाएं तमाम पढ़िए अगर आप देखेंगे तो। अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय की छात्रा क्षमता कितनी बढ़ाई जाएगी? तो कितनी बढ़ाई जाएगी? 360 से 1000 तक बढ़ाई जाएगी। किन शहरों में विज्ञान पार्क, विज्ञान नगर और वेधशालाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आगरा और बनारस के लिए की गई है। कितनी की गई है? 50 करोड़ राशि आवंटित की गई है। क्या बनाया जाएगा इसमें? विज्ञान पार्क बनाया जाएगा, विज्ञान नगर बनाया जाएगा और वेधशालाएँ इसमें निर्मित की जाएंगी। कहाँ के? आगरा और बनारस में की जाएंगी। अब देख लेते हैं स्वास्थ्य सेक्टर पे क्या क्या आवंटन मिला है यूपी वासियों को। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? तो 6% किया गया है। ठीक है, बजट का जो आकार है, क्या बजट का आकार है? ये बजट का आकार है इसका 6%। ठीक है, किया गया है चिकित्सा सेवाओं के लिए किया गया है। ठीक है, यूपी सीएम बाल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 252 करोड़ आवंटित किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो ये 971 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सशक्त सुपोषण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी की गई है? 100 करोड़ की गई है। ठीक है, 100 करोड़ की गई है। एकीकृत बाल विकास परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 4119 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? बाल विकास योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए। विधवा पेंशन भुगतान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 2980 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज जाति विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 नहीं, 5 करोड़ नहीं है, 55,000 रुपये हैं। ठीक है, तो जो समान जाति में विवाह के लिए कन्या विवाह की सहायता योजना के लिए 55,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अंतरजातीय विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो ये 61,000 दिए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर अंतरजातीय विवाह करना है किसी कन्या का तो उसको 61,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और अगर समान जाति में विवाह करना है तो उसके लिए 55,000 रुपये दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखेंगे। आसपास के डाटा है। महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी योजनाओं में क्या क्या हुआ है उसको भी देखते हैं। नई पहल के तहत मेधावी छात्रों को क्या प्रदान किए जाएंगे? तो स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। क्या करेंगे? स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए नई पहल के तहत मेधावी जो छात्रा हैं या छात्राओं को स्कूटर दिए जाएंगे। किन प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? हमने अभी ऊपर देखा है, ये दोबारा क्वेश्चन है, इसी में आया है, तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। बनारस में होगा, मेरठ में होगा, प्रयागराज में, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में बनाए जाएंगे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रबंध कराया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र और पोषण कार्यक्रमों को मंजूर किया जाएगा? तो ये आंगनवाड़ी केंद्रों और पोषण का कार्यक्रम मंजूर किया गया है। कृषि और कल्याण के लिए देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। कृषि एवं संबंधित सेवाओं के बजट का कितना प्रतिशत दिया गया है? तो ये 11% दिया गया है। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कितनी राशि दी गई है? तो ये 1050 करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, 1050 करोड़ रुपए दिया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए
कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये कितना किया गया है? 509 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसके लिए? पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना के लिए। सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 124 करोड़ रुपए आवंटित की गई है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। यूपी बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत बीज पार्क परियोजना हेतु कितनी राशि दिया गया है? तो कितना दिया गया है? 251 करोड़ रुपए दिया गया है। कृषि उत्पादन वृद्धि योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 200 करोड़ रुपए दिया गया है। विश्व बैंक में सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये भी 200 करोड़ रुपए दिया गया है। रोजगार और MSI के विकास के लिए कितना क्या क्या हुआ है? कितनी नई सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे फॉर्म? तो ये 92,919 भरे जाएंगे। यूपी में कितनी MSME इकाइयों में रोजगार प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो ये 96 लाख। ठीक है, 96 लाख। आवास एवं ग्राम विकास योजना में क्या क्या हुआ है? पीएम आवास योजना जो कि ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित करेंगे? तो ये 4,882 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो ये 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 1088 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है सड़क जो रोड है उसके रखरखाव के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 427 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 5,372 करोड़ रुपए दिए गए। राजस्व सृजन का लक्ष्य क्या क्या रखा गया है? देख लेते हैं जरा। उत्पादन शुल्क संग्रह कितना लक्ष्य है? तो ये 63,000 करोड़ है। ठीक है, 63,000 करोड़ है। स्टाम्प एवं पंजीकरण राजस्व लक्ष्य कितना रखा गया है? 38,150 करोड़ रखा गया है। वाहन कर संग्रह साज कितना है? तो 14,000 करोड़ रखा गया है। ऊर्जा और डिजिटल विकास के लिए क्या क्या हुआ है देखेंगे भी। कितने नए डाटा सेंटर पार्क की स्थापित किए जाएंगे? तो 8 डाटा पार्क सेंटर स्थापित होंगे। किस शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये अयोध्या को सोलर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, सोलर सिटी के रूप में। अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी जलपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 4100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत कितने नए पेयजल कनेक्शन के लिए प्रदान किए जाएंगे? तो ये 39 लाख। ठीक है, 39 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। विशेष घोषणाएं क्या क्या हुई हैं देखते हैं। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष कितने निःशुल्क LPG सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? तो ये 2 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे हर 6 महीने पे। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 400 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नए शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि दिया गया है? तो ये 50,000 दिया गया है। तो ये हमारा वन लाइनर जो फैक्ट है वो यूपी बजट का वो यहाँ पर समाप्त होता है और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर चालू होते हैं, उनको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बने रहेगा। ये मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे और हो सकता है क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए आपके RO एग्जाम में। और यही आपका बजट जो है, यही आपका यूपी PCS जो प्री है 12 अक्टूबर को, उसमें भी यही आपका चलेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, PDF के लिए बताया रखा है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का विशेष करंट अफेयर कुछ। गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट आप जानते हैं यहाँ नोएडा में बन रहा है इस पर। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो अब जेवर एयरपोर्ट ये गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लेते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं पहले। लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के माध्यम से 76 किलोमीटर, कितना 76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, जबकि कुल अनुमानित लागत कितनी है इसमें 4,415 करोड़ रुपए से बनेगा
और वर्तमान में भी 1,000 करोड़ रुपये दे दिया गया इसको आगे काम बढ़ाने के लिए। मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ एकीकरण होगा यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 24 किलोमीटर पहले जुड़ेगा। ठीक है, 24 किलोमीटर से पहले जुड़ेगा, जिससे मौजूदा जो हाईवे नेटवर्क है उसके साथ सुगम एकीकरण सुनिश्चित होगा। इसमें स्थानीय समुदायों के लिए भी लाभ होगा, इसमें नॉर्मल सी बात है। नया एक्सप्रेसवे मेरठ और बुलंदशहर के निवासियों को जेवर एयरपोर्ट तक जल्दी पहुंचाने में सक्षम बनाएगा, जिससे व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा, जो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान देने वाला है। जेवर एयरपोर्ट हवाई अड्डा संचालन शुरू होने के बाद जेवर हवाई अड्डा वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पर ये 4th सबसे लार्जेस्ट हवाई अड्डा है और उत्तर प्रदेश में ये 5वां होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5वां एयरपोर्ट है। इसे ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसमें अत्याधुनिक MRO सेवाएं भी इसमें प्रदान की जाएगी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये लैस होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का अवलोकन थोड़ा 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा है। ठीक है, दूसरा सबसे लंबा है। पहला कौन सा है कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है और ये गंगा एक्सप्रेस था, दूसरा पहला कौन सा है बताएंगे कमेंट में। देखते हैं आपको कितना पता है। जो 12 जिलों के माध्यम से पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। इसका उद्देश्य मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा समय काफ़ी हद तक कम करना इसका उद्देश्य है, जो कि उत्तर प्रदेश के आधुनिकीकरण के प्रयासों का प्रतीक देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायो पॉलीमर प्लांट लगा है। कहाँ लगा है, क्या लगा है, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर में जिले में कुंभी में भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला बायो पॉलीमर प्लांट कहाँ लगा है, तो ये आपके लखीमपुर में लगा है। लखीमपुर में कहाँ लगा है, कुंभी में लगा है। ठीक है, कुंभी में लगा है, कुंभी जिले में। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है देखते हैं। निवेश और स्थान, बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर में चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा लगभग 2,850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में स्थापित किया जा रहा है। इसे कुंभी में स्थित मौजूद चीनी फैक्ट्री के बगल में ही रणनीतिक रूप से स्थित किया गया, जिसे संचालन और तालमेल में आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता भी इसमें बढ़ी जाएगी। इसमें इंपोर्टेंट अभी तक क्या था कि कौन कहाँ पे हुआ है, लखीमपुर में हुआ है, और लखीमपुर में कहाँ हुआ है, तो कुंभी में हुआ है। ठीक है, और इसे कौन बना रहा है, जैसे कौन बना रहा है, बलरामपुर में चीनी मिल्स के लिमिटेड द्वारा इसे कितने में बनाएगा, 2,850 करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है। तो सिर्फ दो चीज़ें रखेंगे, कहाँ पे है और कौन बना रहा है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद और इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये आपका अभी देख लीजिए, सही है, ये भी है, क्योंकि ये इसमें नहीं तो जो इसका फैक्चुअल डाटा है ये आपका पीटी में तो काम आएगा। कैसे आप जानते हैं क्वेश्चन के नेचर बदल रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन देकर पूछ सकता है, और इसके साथ साथ आपका ये निबंध में तो काम आएगा ही आएगा। पर्यावरण उद्देश्य क्या क्या है इसके। इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक को बायो पॉलीमर से बदलकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से इसके साथ मेल खाता है और देश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने लक्ष्य का समर्थन भी करता है। ठीक है, पर्यावरण से अगर संबंधित कोई निबंध आता है तो आप इसको वहाँ पे कोड कर सकते हैं। रिसेंटली है, टीचर्स जो चेक करने वाले होंगे उनको चीज़ें पहले से पता होगी तो आपको नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उत्पादन और अनुप्रयोग क्या है इसके। यह प्लांट प्रतिवर्ष 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे डिस्पोजल, बोतलें, प्लेट्स, कप, बैग बनाने में किया जाएगा। ये उत्पादन जैव अवक्रमणीय होते हैं और 3 से 6 महीने के भीतर विघटित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये डिस्पोजल भी आराम से हो जाते हैं, 3 से मैक्सिमम 6 महीने तक ये ख़त्म भी हो जाते हैं, पर्यावरण अनुकूल होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और शून्य तरल का निर्वाह। यह सुविधा पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होगी, जिससे एक अस्थायी उत्पादन क्रिया सुनिश्चित होगी, और यह पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए शून्य तरल निर्वाह सिद्धांत पर को भी अपनाया जाएगा इसमें। ठीक है, आर्थिक और रोजगार के लाभ इससे यहाँ से प्राप्त होंगे। इस प्लांट से हजारों नौकरियां सृजित होंगी और राज्य में व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है इससे, और यह जीवाश्म ईंधन निर्भरता को भी कम करके भारत में शून्य उत्सर्जन लक्ष्य में भी ये काफ़ी योगदान देने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण आरंभ कर दिया गया है। ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का आरंभ कर दिया गया है निर्माण करना। 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा किया था कि मई जून 2025 तक लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
यह विकास भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा के रूप में अवस्थित है भी इस समय। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसमें देखते हैं। निर्माण विवरण। ब्रह्मोस मिसाइल साथ साथ अन्य रक्षा उपकरणों के भी इस लखनऊ में निर्माण किया जाएगा। मिसाइलों के निर्माण में इकाई ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की योजना बनाई जा रही है और इस परियोजना में रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्षों के साथ सहयोग करके इसका निर्माण करेंगे। रक्षा गलियारा पहल। यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करेगा और इस गलियारे में उद्देश्य से भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता भी खुद बढ़ावा देगा और बढ़ेगा भी। ठीक है, तो रक्षा भी उपाय से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता क्या है, थोड़ा जान लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, चर्चा में है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है, जिसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल के रूप में जाना जाता है, जिसकी शीर्ष गति 2.8 मैक है। ठीक है, 2.1 मैक है। इसकी सीमा 290 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर, और इसे भूमि, वायु, समुद्र प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। लॉन्च के बाद किसी भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि आपने एक बार इसका टारगेट सेट कर दिया, लॉन्च कर दिया, उसके बाद आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये जाके अपने टारगेट पे हिट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रैक किया और यहाँ से आपने चलाया, मर्जी यहाँ जा रही, कहीं भी जा रही, कैसे भी जा रही हो, यहाँ पे जाकर हिट कर देगी। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार चलाने के बाद ध्यान देने की जरूरत नहीं, जाकर अपना टारगेट हिट करेगी जहाँ पर सेट होगा आपका टारगेट। निर्यात क्षमता। घरेलू उपयोग के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल ने कई देशों में ध्यान आकर्षित किया है, जिनसे वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया भी शामिल है, जो कि इसकी निर्यात की क्षमता को दर्शाते हैं। अगली पीढ़ी की मिसाइल का विकास। ब्रह्मोस एरोस्पेस भी ब्रह्मोस एनजी एक अगली पीढ़ी की मिसाइल वेरिएंट के विकास पर काम कर रहा है, जिसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों के लिए अधिक कॉम्प्लेक्स और अनुकूल बनाया गया है इसे। उसके बाद आता है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, चर्चा में था, क्यों था देखते हैं भी। 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल की सीमा के पास कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण वन्य घटना घटी। अभयारण्य में घने जंगलों में लगभग 45 से 50 वर्ष के एक नर हाथी का शव मिला था। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या मिला, एक जो नर हाथी का एक शव मिला है, तो इस वजह से ये कतरनिया घाट चर्चा में आ गया था और पूछा था आपसे कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। ठीक है, अभी ये हाथी चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मृत्यु कारण क्या है। अधिकारियों का मानना है कि हाथी की मृत्यु 2 वयस्क हाथियों के बीच हुई लड़ाई के कारण हो सकती है, जैसा कि स्थल पर पाए गए पद चिन्ह और टूटे हुए पेड़ों से संकेत मिलते हैं। तो अधिकारी जो थे उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये वहाँ के जो सिचुएशन देखा होगा, जो भी आसपास का रहा हुआ सीन, तो उससे उन्होंने हिसाब लगाया कि हो सकता है ये 2 आपस में लड़े हों। हाल ही में वन्य जीव में मौतें। इस घटना से पहले अभयारण्य में एक 12 वर्षीय नर बाघ और एक 7 वर्षीय नर तेंदुए की भी मृत्यु हुई थी, जिससे वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षण प्रयासों के बारे में चिंताएं और बढ़ गई थी। ठीक है, तो इससे पहले भी यहाँ 12 वर्ष के एक बाघ की और 7 वर्ष के एक तेंदुए की मृत्यु हो चुकी है। स्थान और पारिस्थितिकी तंत्र। कतरनिया घाट में वन्य जीव अभयारण्य ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 400.6 वर्ग किलोमीटर है। यह मिश्रित पर्णपाती जंगलों, घास के मैदानों, दलदलों और आर्द्र भूमि के साथ एक विविध पारिस्थितिक तंत्र का भी समर्थन करता है। मतलब यहाँ पे ऐसे पर्यावरण परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। संरक्षण स्थिति। अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई थी और 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया था। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और साथ में 1987 प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ पर भी शुरुआत किया गया था, जो कि किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य का और दुधवा नेशनल पार्क के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व का भी एक हिस्सा बनता है। प्रजाति विविधता। अभयारण्य में कई प्रजातियों का निवास स्थल है, जिनमें से घड़ियाल, बाघ, गैंडा, गंगा डॉल्फिन, दलदल हिरण, हिट्स और खरगोश, बंगाल फ्लोस्कन और कई गिद्ध प्रजातियां भी इसमें वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती हैं। और निवासियों में चीतल, हिरण, जंगली सुअर, हाथी और तेंदुआ भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद आता है IIT कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीक। क्या है सोलर निर्जलीकरण तकनीक,
देख लेते हैं। 14 फरवरी 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने अभिनव सोलर निर्जलीकरण तकनीक का शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, फसल की बर्बादी को कम करना और नवाचार फसलों के लिए सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक का खोज हुई है। अभी इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। उद्देश्य और लाभ इससे क्या क्या हो सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, जिससे वो अपनी फसलों के लिए अधिक समय तक संरक्षित कर सकेंगे और उन्हें उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। यह एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो कि पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करता है। साथ में पर्यावरण को भी यह लाभ सुनिश्चित करता है। उसके बाद देखते हैं प्रशिक्षण और कार्यक्रम। इस पहल के हिस्से के रूप में शिवराजपुर और कल्याणपुर के 30 किसानों को सोलर निर्जलीकरण तकनीक में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन से गांव हैं जहां किसानों को सोलर निर्जलीकरण तकनीक के लिए प्रशिक्षण दिया गया। तो ध्यान रखेंगे शिवराजपुर और कल्याणपुर के 30 किसानों को। उन्हें टमाटर के पूर्व उपचार और सौर सुखाने के लाइव प्रदर्शन दिखाया जाएगा ताकि वे इस तकनीक को अपने खेती के अभ्यास में भी लागू कर सके। सहयोग किस किस का है वो भी देख लेते हैं। इस परियोजना में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य इस तकनीक को अधिक से अधिक गाँव में विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त IIT कानपुर ने सोलर निर्जलीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं AMOP और गुणवत्ता प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए CAJM विश्वविद्यालय के खाद्य प्रसंस्करण और विभाग के साथ सहयोग भी प्राप्त हुआ है। पर्यावरणीय प्रभाव। सौर ऊर्जा का उपयोग करके यह तकनीक जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता को कम करती है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है और स्थानीय कृषि अभ्यास को बढ़ावा मिलता है। भविष्य का विस्तार। नाबार्ड के समर्थकों IIT कानपुर इस तकनीक को अधिक गांवों तक विस्तार करने के लिए योजना बना रहे हैं, जिससे पर्यावरण अनुकूल और लाभकारी खेती तरीकों में प्रोत्साहित किया जा सके और क्षेत्रीय किसानों की आजीविका में भी इसमें सुधार होगा। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बीझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। यह फैक्ट्री भारत में हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी और देश की रक्षा प्रणाली में भी सुधार करेगी। अब यहाँ पे सामने देख रहे होंगे बिहार का करंट अफेयर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम यूपी का देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य बिंदु क्या क्या है। निर्माणकर्ता। यह फैक्ट्री 60 हेक्टेयर में विस्तृत होगी और भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। रडार निर्माण इससे क्या होगा, रडार में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण से सेना को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, निगरानी और प्रदान करने में मदद मिलेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे इस फैक्ट्री के माध्यम से भारत में को रडार और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए निर्माण में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और बाहरी देशों पर निर्भरता भी इससे काफ़ी कम होने वाली है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIC, उद्देश्य इसका क्या है। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा उद्योगों को मजबूती प्रदान करना है और आत्मनिर्भर बनाना है। कॉरिडोर का संचालन। डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिससे कई शहरों में शामिल होते हैं। इस शहर में सैन्य उपकरणों को निर्माण के लिए इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। महत्व क्या है, इससे देश को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे आयात कम होगा और निर्यात भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC, यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के 6 शहरों से गुजरेगा। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। निवेश और रोजगार। इस कॉरिडोर में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 40,000 नए रोजगार का अवसर पैदा होने जा रहे हैं। प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी इसमें, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा टेक्नोलॉजीज और भारत में डायनोमिक्स लिमिटेड जैसे प्रमुख कंपनियां इसमें अपना योगदान देने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यूपी का ठीक है बजट हो गया और महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो गए। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पार्ट करेंगे और भी जो करंट अफेयर्स के आते हैं क्रॉनिकल के। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।